हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये जाना था कि एक्सेलरेशन यानी त्वरण क्या होता है। इसके बाद हमने औसत त्वरण यानी एवरेज एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट को समझा था। इसके साथ साथ हमने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट को भी समझा था। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। इसके बाद हमने एक्सटी ग्राफ यानी स्थिति समय ग्राफ में आप एक्सेलरेशन को कैसे पहचानेंगे कि वो जीरो है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये भी हमने जाना था। इसके बाद हम जो है वीटी ग्राफ को डिस्कस कर रहे थे कि जो आपका वीटी ग्राफ होता है किस तरीके से उसके स्लोप से आपको ये पता चलता है कि जो मोशन है, गति का जो एक्सेलरेशन है, त्वरण जो है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ठीक है, या जीरो है। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि जो आपका वीटी ग्राफ होता है उसमें जो एरिया होता है यानी उसके नीचे जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, और इसी के माध्यम से हम जो इक्वेशन है मोशंस की जो आपने क्लास 9th में पढ़ी है उनको हम डिराइव करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, अभी तक हमने गति यानी मोशन क्या होती है, रेस्ट क्या होता है, ये हमने जान लिया था, इसको हमने डिटेल में समझ लिया था। इसके साथ साथ हमने जो है अलग अलग टाइप के जो मोशन होते हैं, गति होती है, उनको भी डिस्कस किया था। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी और विस्थापन के कॉन्सेप्ट को देखा, जिससे हमने स्पीड और वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करी। इसके बाद हमने जो है ताक्षणिक चाल और ताक्षणिक वेग यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिस्कस किया। ठीक है, आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। फिर हमने एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हमने डिस्कस कर लिया था। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि जो एक्सटी ग्राफ होता है, एक्सटी ग्राफ के माध्यम से आप किस प्रकार से ये बताएंगे कि जो एक्सेलरेशन है यानी जो त्वरण है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। इसके बाद हमने ये देखा था कि जो वीटी ग्राफ होता है, ठीक है, जो आपका एक्सटी ग्राफ होता है उसका जो स्लोप होता है वो हमें वेलोसिटी यानी वेग को दर्शाता है। यानी जब भी हम किसी भी आपके पास ग्राफ है, ठीक है, आपका एक्सटी ग्राफ है, उसका अगर आप स्लोप निकालते हैं तो उस स्लोप से आपको वेलोसिटी मिलती है। वहीं अगर हम बात करें वीटी ग्राफ की, यानी जो आपकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, वेग समय ग्राफ होता है, इसका जो स्लोप होता है, ठीक है, इसका जो स्लोप होता है वो हमें क्या दर्शाता है, इसका जो स्लोप होता है वो हमें एक्सेलरेशन देता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि अगर जो स्लोप है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, अगर स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, जैसे कि आप पहली इमेज में देख सकते हैं। दूसरी इमेज में या दूसरी जो फिगर है उसमें आप क्या देखते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, कैसे पता चल रहा है, क्योंकि आपका जो स्लोप है वो नीचे की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी जो फिगर है इसमें आपका जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, वो नेगेटिव है। सी में हमने ये देखा था कि जो मोशन है वो नेगेटिव है क्योंकि v की वैल्यू यहाँ पे क्या है, नेगेटिव में। और अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, त्वरण की, तो सी में जो त्वरण था वो भी नेगेटिव में था यानी माइनस साइन, यानी आपका जो त्वरण है वो कैसा है, नेगेटिव है, ऋणात्मक है। इसके बाद हमने डी फिगर देखी थी। डी ग्राफ में हमने क्या देखा था कि जो वस्तु है वो पहले क्या कर रहा है, वो गति कर रहा है। पहले अगर हम बात करें उसकी जो गति की दिशा है, ठीक है, जब वो v0 से जो 0 टाइम से t1 टाइम तक जाता है तो उसकी जो गति है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, यानी एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, पर इस केस में क्या हो रहा है, जो मोशन है वो पॉजिटिव है, लेकिन t1 टाइम के बाद क्या होता है, वो विपरीत दिशा में
मूव करने लग जाता है, यानी जैसी दिशा में वो पहले चल रहा था उसके विपरीत दिशा में वो चलता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव ही है, यानी ऋणात्मक ही। अब हम बात करते हैं कि जो आपका वीटी ग्राफ होता है, इसके नीचे का जो एरिया होता है वो आपको क्या दर्शाता है। बेसिकली आपका जो वीटी ग्राफ है, ठीक है, वेग समय ग्राफ जो है, ठीक है, जिसके एक्स एक्सिस में यानी एक्स अक्ष में समय को दर्शाया जाता है और वाई एक्सिस में वेग यानी वी को दर्शाया जाता है। तो इस ग्राफ का जो नीचे का हिस्सा होता है, यानी जो एक लाइन है इसके नीचे का जो हिस्सा है, ये किसको दर्शाता है? डिस्प्लेसमेंट को, यानी विस्थापन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें आपका जो वेलोसिटी है वो कैसी है? कांस्टेंट है, यानी नियत है, यानी एक जैसी, ठीक है, वो बदल नहीं रही है, वो एक ही जो आपकी वस्तु है वो एक ही वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है। मान लीजिए इसकी जो वेलोसिटी है, वेग जो है वो u है और ये u से चल रहा है और ये जो लाइन है ये आपकी x एक्सिस के क्या है? समानांतर है, ठीक है। x एक्सिस के क्या है? x अक्ष के क्या है? समानांतर है, यानी पैरेलल है। अब इसके नीचे जो ये एरिया है, ये जो एरिया है ये किसको दर्शाता है? आपके डिस्प्लेसमेंट को। इसी तरीके से मान लीजिए आपका जो कर्व है, ठीक है, टाइम है, ये वेलोसिटी, आपका जो कर्व है वो कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इस तरीके से कर्व है, तो ये जो कर्व है इसके नीचे का जो एरिया होगा, इसके नीचे का जो क्षेत्रफल होगा वो किसे दर्शाएगा? विस्थापन, यानी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आपका कर्व कैसा भी हो, ठीक है, वीटी ग्राफ का जो आपका कर्व है, वेग समय ग्राफ का जो कर्व है, चाहे वो ऐसा है, उसका वक्र चाहे ऐसा है, तो इसके नीचे जो आपके पास एरिया आएगा, ठीक है, जो भी आपका इसके नीचे क्या आएगा? एरिया आएगा, वो क्या होगा? ये जो एरिया है वो जो है डिस्प्लेसमेंट को शो करे। यानी अगर आपको किसी ग्राफ के माध्यम से, कोई वीटी ग्राफ आपके पास है और आपको उसके माध्यम से ये बताना है कि जो आपका ये वस्तु है इसकी एक्सेलरेशन कितनी है, ठीक है, ये गति करी इसकी, सॉरी, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना, ठीक है। एक्सेलरेशन तो आप स्लोप से निकालेंगे, लेकिन अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट आप कैसे निकालेंगे? उस ग्राफ के नीचे का आप एरिया निकालें, ठीक है, इससे आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाए, ठीक है। तो जो आपका वीटी ग्राफ होता है उसका स्लोप एक्सेलरेशन देता है, यानी त्वरण देता है। वहीं जो वीटी ग्राफ होता है उसके नीचे का जो एरिया होता है वो विस्थापन देता है, यानी उसको अगर आप मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो आपको विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिलती। द एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट ओवर अ गिवन टाइम इंटरवल। वीटी ग्राफ के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रफल वस्तु का विस्थापन व्यक्त करता है, यानी जो वीटी ग्राफ है उसके नीचे जो क्षेत्रफल आता है, जो एरिया आता है, वो किसे दर्शाता है? विस्थापन को, यानी डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर वीटी ग्राफ इक्वल्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ओवर अ गिवन टाइम इंटरवल। यानी अगर हम वीटी ग्राफ का जो कर्व है उसके एरिया की बात करें तो ये डिस्प्लेसमेंट को दर्शाता है, ठीक है। इस समय अंतराल में, जैसे कि यहाँ पे ओटी समय अंतराल है, इसमें डिस्प्लेसमेंट अगर आपको मेजर करना है तो आप इस ग्राफ का, ये जो कर्व है, जो ये लाइन है, ग्राफ की जो लाइन है, इसका एरिया निकालें, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको बिल्कुल याद रखना है कि जब भी आप एरिया की बात करते हैं वीटी ग्राफ में, तो वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो विस्थापन को दर्शाता है। अब हम बात करते हैं काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु का शुद्ध गतिकी संबंध समीकरण। यहाँ पे, यानी यहाँ पे हम जो आपकी गति की समीकरण है, यानी इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है, उनको हम डिस्कस करें। तो अभी तक आपने जो भी चीजें पढ़ी है, आपने एक्सेलरेशन पढ़ा है,
ठीक है, आपने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखा कि त्वरण क्या होता है, त्वरण का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने देखा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला देखा। इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशंस को डिराइव करें। ठीक है, हम यहाँ पे दो तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। पहला है आपका ग्राफिकल मेथड से यानी ग्राफ के माध्यम से, दूसरा आपका कैलकुलस के माध्यम से। ठीक है, तो पहले हम ग्राफ के माध्यम से लेंगे और हमने अभी तक जो भी ग्राफ में प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उनका हम यूज करेंगे। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे फिगर है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास क्या है, फिगर है। ठीक है, जो कि क्या है, ग्राफ है। ठीक है, ग्राफ है। अब इस ग्राफ में क्या दिया है, एक वस्तु है जो मोशन कर रही है। ठीक है, जो मोशन कर रही है वो क्या कर रही है, यूनिफॉर्मली या एक समान गति से क्या कर रही है, चल रही, एक समान गति से क्या कर रही है, चल रही। आप देख सकते हैं ये आपका ग्राफ है। तो यहाँ पे ए बिंदु से चलना शुरू हुई, बी बिंदु तक चली। इस समय टाइम अंतराल या समय अंतराल कितना हो, टी। ठीक है, इसको हम टी ले लेंगे, तो समय अंतराल आपका टी हो गया। ये जो पॉइंट ए है, ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस में है और वाई अक्ष किसे दर्शा रहा है, वेग को। तो हम ए बिंदु में जो वेग है उसे हम u ले लेते हैं और जो बी बिंदु पर जो हमें वेग मिलता है उसे हम क्या ले लेते हैं, v ले लेते हैं। ठीक है, बी बिंदु यहाँ पे, तो ये बिंदु आपका हो गया c, इसे हम c ले लेते हैं। इसे हम d ले लेते हैं, आपका d बिंदु है और ये आपका e है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ग्राफ है। अब आपको इस ग्राफ के माध्यम से जो है, जो आपके त्वरण है, सॉरी, जो आपकी इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशंस आप निकाल। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम पहली इक्वेशन हमें डिराइव करनी है। हम देखते हैं हमें यहाँ पे इस तरीके से पहली जो इक्वेशन है उसको हम डिराइव करेंगे। तो हमने अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी, ठीक है, एक जो है विशेषता पढ़ी, जो हमारा वीटी ग्राफ होता है। हमने क्या देखा, हमने क्या जाना कि जो वीटी ग्राफ होता है उसका जो स्लोप होता है वो हमें एक्सेलरेशन देता है, यानी जो वीटी ग्राफ है उसका स्लोप आपको क्या देता है, त्वरण देता है। तो हम इसी इसी जो है प्रॉपर्टी का यूज करके यहाँ पे पहली इक्वेशन को डिराइव करें। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्लोप होगा वीटी ग्राफ का, ठीक है, वीटी ग्राफ जो है इसमें जो आपकी लाइन है वो क्या है, ए बी है। ठीक है, तो इसका जो स्लोप होगा वो आपका कितना होगा, डी बी अपॉन ए डी। ठीक है, डी बी यानी ये अपॉन ए डी, इसका स्लोप यही आएगा। ठीक है, अगर आपको किसी बिंदु पे निकालना है तो आप इस तरीके से लाइन खींचते हैं। ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल। तो यहाँ पे हमने ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींची, वाई एक्सिस के और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल खींच दी। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ गया, अगर आप डी बी बाय या बी डी बाय ए डी करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। और ये स्लोप क्या है, एक्सेलरेशन है यानी त्वरण। ठीक है, तो आप क्या जानते हैं, आप लिखेंगे we know that हम जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन है यानी त्वरण, ये बराबर होता है स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ के जो आपका त्वरण है वो वीटी ग्राफ के स्लोप के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, वीटी ग्राफ के स्लोप के बराबर। तो अगर हम एक्सेलरेशन को ए ले लेते हैं, ठीक है, तो ए बराबर हो जाएगा, स्लोप कितना है इसका, डी बी बाय, ठीक है, ये आपका डी बी हो गया, ये आपका डी बी हो गया, डी बी बाय ए डी। अब अगर हम dB की बात करें तो dB कितना है आपका, ये पूरी जो लेंथ है वो v है और AO कितना है u। ठीक है, आप लिखेंगे CO माइनस AO।
अपॉन एडी कितना है, एडी है आपका टी, ठीक है, ये टी है, एडी जो है वो बराबर है आपके ओई के, और ओई कितना है टी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे एडी को आप ओई लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे, आप इसे साथ साथ नोट करते रहेंगे, ठीक है। अब CO, CO कितना है, V है, V लिख देंगे आप, माइनस AO कितना है आपका, U है, ठीक है, माइनस U अपॉन OE, OE कितना है आपका T, स्मॉल t, तो OE की जगह आप लिखेंगे T। अब आप इस T को यहाँ पे ले जा लेंगे तो क्या आएगा, V माइनस यू बराबर AT, या आप इसे लिख सकते हैं V बराबर U प्लस AT। तो ये हो गई आपकी पहली समीकरण, यानी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहली इक्वेशन को इस ग्राफ के माध्यम से जो है क्या करेंगे, डिराइव करेंगे, आप इसे नोट करें, ठीक है। अब हम डिराइव करेंगे दूसरी इक्वेशन, तो अब हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे दूसरी इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर हम जो है वीटी ग्राफ की उस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जिसमें हमने ये देखा है कि जो आपका वीटी ग्राफ का कर्व होता है, ठीक है, वेग समय ग्राफ का जो कर्व होता है, जिसका वक्र होता है, इसके नीचे का जो एरिया होता है वो किसे दर्शाता है, डिस्प्लेसमेंट को, यानी विस्थापन को, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि हमें हमारा जो सेकेंड इक्वेशन है इसमें हम s को लेते हैं यानी विस्थापन को, तो ये आपका इसी तरीके से डिराइव, ठीक है, आप इसे भी साथ साथ नोट करेंगे। तो अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो इस ग्राफ में जो ए बी है, इसके नीचे जो आपको ये नीला और सिलेटी रंग का जो जगह दिख रही है, ये इस ग्राफ के जो है नीचे के एरिया को दर्शा रही है, यानी इसके क्षेत्रफल को दर्शा, यानी ये किसे दर्शा रहा है, ये जो है डिस्प्लेसमेंट को दर्शा रहा है। तो हम डिस्प्लेसमेंट को S ले लेंगे, ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला ड्राइव, तो सबसे आप लिखेंगे, सबसे पहले आप ये लिखेंगे वी नो दैट हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एरिया अंडर द कर्व ऑफ वीटी ग्राफ। हम क्या जानते हैं कि जो विस्थापन होता है वो बराबर है वीटी ग्राफ के वक्र के क्षेत्रफल के, ठीक है। तो विस्थापन किसके बराबर है, जो वीटी ग्राफ है उसके वक्र का जो क्षेत्रफल है उसके बराबर है। तो हम विस्थापन को S ले लेते हैं, तो S बराबर हो जाएगा, अगर आप यहाँ देखें OABE, ठीक है, OABE को अगर हम देखें तो ये आपका क्या बन रहा है, ये आपका एक ट्रेपीजियम बन रहा है, क्या बन रहा है, ट्रेपीजियम, यानी हम यहाँ पे बात करेंगे इस ट्रेपीजियम के एरिया की, इस ट्रेपीजियम के क्षेत्रफल की। तो आप इसको बराबर लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है, यानी ट्रेपीजियम के क्षेत्रफल। तो
S बराबर हो जाएगा अगर हम इस ट्रेपेजियम के एरिया की बात करें तो यहाँ पे आपके पास एक आपको ट्राइंगल यानी त्रिभुज दिख रहा है और एक आपको क्या लिख रहा है वर्ग। ठीक है, एक आपके पास स्क्वायर है और एक क्या है ट्राइंगल है। आप चाहे तो आप डायरेक्टली फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं ट्रेपेजियम का, चाहे आप सेपरेट सेपरेट इन दोनों को लेके इनका एरिया निकाल के उन्हें ऐड कर दीजिए। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम दोनों को अलग अलग लेके कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे S बराबर होगा एरिया ऑफ OADE। ठीक है, जो कि क्या है आपका एक आयतन है। ठीक, सॉरी, ये जो है आपका रेक्टेंगल है। ठीक है, ठीक है, ये आपका वर्ग नहीं है, ये रेक्टेंगल है आपका। ठीक है, और दूसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल है, त्रिभुज है, त्रिभुज कौन सा है आपका यहाँ पे ADE, यानी OADE का क्षेत्रफल प्लस ट्राइंगल ADE का क्षेत्रफल। तो OADE का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी हम यहाँ पे लेंगे OA इंटू OE। अब ट्राइंगल का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, हाफ बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 AD इंटू BD। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब आप वैल्यू रख देंगे, AO कितना है आपका, ये V है। ठीक है, OE कितना है, ये आपका कितना है, T है, तो OE आप T लिख देंगे प्लस हाफ। OA आपका क्या है, U है। ठीक है, U। V आपका क्या है, आपका V जो है OC है। ठीक है, OA क्या है आपका, U है, आपको ये ध्यान रखना है। आप चाहे U लिख सकते हैं, आप U नॉट ले सकते हैं, सॉरी V नॉट ले सकते हैं, हमने यहाँ U लिया। ठीक है, AD कितना है, AD, AD बराबर होगा OE के, यानी T। नेक्स्ट है आपका BD, तो BD जो है वो आपका बराबर होगा CA के। अब अगर हम OE की बात करें, OE कितना है आपका, T है, आप T लिखेंगे यहाँ पे। अब हम बात करते हैं CA, तो CA कितना होगा, CA जो होगा वो आपका बराबर होगा OC माइनस OA। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि OC कितना है, OC जो है यानी ये V है, और OA कितना है, U। OC है आपका V और OA है आपका U। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या कर देते हैं, हम लिखते हैं S इक्वल्स टू U इंटू टी, UT हो जाएगा, और प्लस 1/2 इंटू V माइनस U इंटू टी। अभी हमने पहली इक्वेशन निकाली, पहला समीकरण क्या आया, V इक्वल्स टू U प्लस AT। ठीक है, आप लिखेंगे समीकरण 1 से
क्या है हमारे पास, v इक्वल्स टू u प्लस at, यानी v माइनस u बराबर at। तो ये हम इक्वेशन 2 मान लेंगे, इसको हम इस इक्वेशन में रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगी, आप लिखेंगे v माइनस u का मान समीकरण आई में रखने पर या 8 पे रखने पर, तो ये आपका आई है, मतलब फर्स्ट जो है समीकरण पे हम रख रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं, तो v माइनस यू की वैल्यू, तो आपके पास आ जाएगा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ। v माइनस यू कितना है, a इंटू टी, तो s हो जाएगा s बराबर यू टी प्लस हाफ a t का स्क्वायर। तो ये आपकी आ गई दूसरी इक्वेशन, यानी दूसरा समीकरण। ठीक है, आप इसको नोट करें। अब हम चलते हैं तीसरे समीकरण को की ओर, यानी अब आपको तीसरा समीकरण निकालना है। ठीक है, अब तीसरे समीकरण को निकालने के लिए भी हम वीटी ग्राफ की इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, जिसमें हमने ये पढ़ा है कि जो कर्व होता है, कर्व के नीचे विस्थापन होता है, यानी जो कर्व के नीचे का एरिया है, जो कर्व के नीचे का क्षेत्रफल है, वो विस्थापन को दर्शा। ठीक है, पर यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हमने सेकेंड वाले में क्या लिया, दोनों के एरिया को अलग अलग किया, यहाँ पे हम ट्रेपीजियम यानी पूरे ट्रेपीजियम के एरिया को लेंगे। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, आप लिखेंगे, हम जानते हैं we know that displacement equals to area under the VT ग्राफ, यानी विस्थापन बराबर VT ग्राफ का क्षेत्रफल, यानी S बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABE। अब जो ट्रेपीजियम है OAB, इसका जो क्षेत्रफल है, ठीक है, वो क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुणा दूरी, यानी इनके बीच की दूरी। तो यहाँ पर समानांतर भुजाएं कौन सी हैं, पहले हम ये देख लें। यहाँ पे जो समानांतर भुजाएं हैं, वो आपकी समानांतर भुजा है AO और BE। ठीक है, AO और BE, तो आप लिखेंगे AO प्लस BE, इनके बीच, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, OE। ठीक है, तो आप लिख देंगे यहाँ पे OE। अब AO कितना है आपका, U है, BE कितना है, BE जो होगा वो बराबर होगा
सी ओके और सी ओ कितना है, वी है, यू प्लस डीई आपका वी हो गया, ठीक है। और आपका जो ओई है वो कितना है आपका टी, ठीक है। अब एक और चीज है यहाँ पे, जो आपका ओई है, मतलब ये जो है ओई ये बराबर है एडी के, ठीक है। तो आप इसके जगह जो है एडी लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसे हम मान लेते हैं 2, यानी सेकेंड इक्वेशन। हम इसे क्या मान लेते हैं, दूसरी इक्वेशन, ठीक है। तो ये क्या है, इक्वेशन 2 है, ठीक है, 8। अब हमने क्या किया था, हमने पहली जब इक्वेशन हम पढ़ रहे थे, यानी जब हमने पहली इक्वेशन निकाल रहे थे, तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया था कि जो स्लोप होता है पीटी ग्राफ का, ठीक है, वो हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन जो है ए बराबर आया था डीबी अपॉन एडी, ठीक है, डीबी अपॉन एडी। और कैसे आया था ये आप जानते हैं, हमने डिस्कस किया। तो हम इसी का यूज करेंगे, हम लिखेंगे ए बराबर डीबी अपॉन एडी, ठीक है। अब एडी को आप क्या लिख सकते हैं, ओई लिख सकते हैं, क्योंकि आपका जो आपका एडी है वो ओई के बराबर है, ये एडी है और ये बराबर है ओई के। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं डीबी को, ये जो डीबी है इसे आप लिख सकते हैं सीओ माइनस एओ, ठीक है, या आप लिख सकते हैं ईबी माइनस ईसी, ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं ईबी माइनस ईसी, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर डीबी की जगह लिख देंगे ईबी माइनस ईडी अपॉन ओई, ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं, ओई बराबर ईबी माइनस ईडी बाय ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी तीसरा समीकरण, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में रखते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा एस बराबर हाफ यू प्लस वी इंटू, जो है ये आपका क्या है, ओई है, तो ओई की वैल्यू रख देंगे, कितनी है, ईबी माइनस ईडी बाय ए। तो एस बराबर हो जाएगा हाफ यू प्लस वी इंटू ईबी माइनस ईडी, जो होता है आपका कितना है, जो आपका ईबी है आप देख सकते हैं, जो आपका ईबी है ये बराबर है आपके सीओ के, यानी ये कितना है आपका वी है, और ईडी कितना है यू, ठीक है, क्योंकि ईडी किसके बराबर है, एओ के बराबर। तो आप ये वैल्यू रख देंगे, वी माइनस यू। तो आप लिखेंगे एस बराबर हाफ वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू बाय ए, यानी एस बराबर ए को आप ले लेंगे बाहर 2a। तो आप जानते हैं v प्लस यू इंटू वी माइनस यू कितना होता है आपका वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्योंकि आप क्या जानते हैं, आपने पढ़ा है आइडेंटिटी a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही हमने यहाँ यूज किया, 2a को आप दूसरी साइड ले लेंगे तो 2as बराबर बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन आ, तो ये आपकी हो गई तीसरी इक्वेशन।
तो आप इसे नोट करेंगे, आपको इसको इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आपका ग्राफिकल मेथड है, आप इसको नोट करें। तो बच्चों, आज हमने ग्राफिकल मेथड के माध्यम से यानी ग्राफ के माध्यम से जो आपकी गतिकी के समीकरण हैं यानी इक्वेशन ऑफ मोशन है उनको हमने डिस्कस किया। आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कैलकुलस जो आपका कैलकुलस है उसके माध्यम से हम इन इक्वेशन को डिराइव करेंगे, ठीक है। यानी वहां पे या नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम कैलकुलस की हेल्प के से क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशन को डिराइव करेंगे। यहाँ पे हमने ग्राफिकल मेथड से ये ड्राइव किए। आपको क्या करना है, जितना आपको आज पढ़ाया गया है उसे रिवाइज करना है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी जो है प्रॉब्लम होती है, कोई भी आपके मन में प्रश्न उठता है, आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।